Okay, so last time we had started with eigenvalues and eigenvectors, और हमने देखा था कि अगर सारे eigenvectors distinct हैं तो उनके corresponding हमें जितने eigenvectors हैं उतने ही जितनी eigenvalues हैं उतने ही eigenvectors मिलेंगे, and वो सारे eigenvectors आपके linearly independent होंगे. दूसरी चीज हमने देखा था कि when you have repeated eigenvalues, especially for non-symmetric matrix की हम बात कर रहे हैं, अगर नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और हमारी रिपीटेड आइगन वैल्यूज हैं तो उस केस में समटाइम्स जो रिपीटेड आइगन वैल्यूज है, सपोज लाइक हियर 1 is repeated 2 times, so in this case we got 2 linearly independent eigenvectors इधर इस केस में. बट इन द नेक्स्ट एग्जांपल वी हैड सीन जहां पे हमारी ये आइगन वैल्यू रिपीटेड थी, बट इस रिपीटेड आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमको एक ही आइगन वेक्टर मिला था. सो इन केस ऑफ नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स both the things can happen कि आपका वो you may have same number of eigenvectors as many roots you have, or you may have less number of eigenvectors in case the roots are repeated. तो एक मिनट हो गया. अब हम आ जाते हैं इस पे. क्या यार तुम लोग पढ़ाने नहीं देते हो? हाँ, okay, now let's come to the case where you have a symmetric matrix and you have a repeated eigenvalues. अब symmetric matrix में की क्या प्रॉपर्टी होती है, चाहे इसमें रिपीटेड आइगन वैल्यूज हो चाहे नॉन रिपीटेड हो, इनके जो करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स होते हैं दे आर ऑर्थोगोनल. सो वी विल यूज दिस ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी जब हमारे पास यहाँ पे रिपीटेड आइगन वेक्टर्स होंगे जिससे कि हम आइगन वेक्टर्स फाइंड कर सकें. Okay, so let's find eigenvalues and eigenvectors of the following matrices. तो पहला वाला हम लेके चलते हैं, that is 5 0 1 0 -2 0 1 0 5. So determinant of a minus lambda I equal to 0 equate किया, then the eigenvalues that we get is -2 6 4. So these all are distinct. तो इसमें तो हमें 3 eigenvectors मिलेंगे ही मिलेंगे. Moreover, look here, ये आपका principal diagonal हो गया. अब ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम है, and this value is same, so this is a case of symmetric matrix. अब जैसे हम लैम्डा इक्वल टू -2 के लिए आइगन वेक्टर निकालते हैं, so in place of lambda here I replace lambda by -2, so this is the matrix I will get. So this is the system, and when you simplify the system what you get is y is equal to k, x and z is equal to 0. Now k is arbitrary constant, and as I told you, in case of eigenvectors we want to make the eigenvector in the simplest form, तो हम इसकी value 1 - 1 उस ढंग से लेते हैं. So we take the value of k as 1, तो हमारा x z 0 हो गया, y 1 हो गया. So this is the first eigenvector we get. अब lambda equal to 6 रखेंगे, so this is the system that we will get. So ये हमारे पास आया. इसमें आप देखिए फर्स्ट एंड थर्ड रो सेम है, तो एक्चुअली रो रिड्यूस करने की जरूरत नहीं थी, बट ठीक है हमने कर लिया. ओके, सो नाउ लास्ट रो इज एंटायरली 0. सो फर्स्ट रो से हमें आ गया -x + z = 0, सेकंड रो से आ गया -8y = 0, एंड थर्ड रो से हमें आ जाएगा 0 × z = 0. ये हम लिखना यहाँ भूल गए. सो दिस विल बी 0 × z = 0. So here z will be equal to k, and therefore यहाँ पे भी this will be equal to k. So I have taken x equal to z equal to 1, and we got this one. Now here I have put one question, why not 0? माने हमने ये जो k की वैल्यू है, ये इधर आप चाहें तो equal to k = 1 लिख दीजिए.
के की वैल्यू हमने 1 ली है, 0 क्यों नहीं ली? 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो भी तो एक सिंपलेस्ट फॉर्म में ही आ जाएगा हमारा। हम्म, 0 क्यों नहीं ले सकते हम? मैं बोली थी इसके पहले कि 0 0 लेते हैं तो आइगन मैट्रिक्स मतलब वो होगा ही नहीं मतलब। नहीं नहीं, अगर 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा? हमने बताया था, क्या बताया था? अगर ये 0 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये सब 0 हो जाएंगे, फिर आगे क्या? मैम ये 0 × z = 0 है ना, तो उसमें z 0 नहीं हो सकता। नहीं, क्यों नहीं हो सकता? z इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट k एंड z कैन टेक द वैल्यू 0। प्रॉब्लम क्या है? k आपकी कोई भी वैल्यू, कोई भी रियल नंबर ले सकता है। हमने यहाँ k पे तो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया कि k 0 नहीं ले सकता। हमने यहाँ k इक्वल टू 1 लिया है। हमने पूछा है कि अगर k इक्वल टू 0 ले लेंगे तो क्या दिक्कत होगी? कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि क्या पढ़ाया जा रहा है। हाँ, बस खाली लेट आते रहो तुम लोग और हमारा ये रिकॉर्डिंग गड़बड़ करते रहो। अगर हम k इक्वल टू 0 ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0 0 0। दिस वेक्टर, आइगन वेक्टर विल बी अ जीरो वेक्टर। एंड आई टोल्ड यू आइगन वेक्टर्स कैन नॉट बी जीरो। व्हाई? बिकॉज अगर किसी भी सेट में, हमने आपको बताया, एक भी वेक्टर जीरो, अगर जीरो वेक्टर इंक्लूड करते हैं, देन दैट सेट बिकम्स लीनियरली डिपेंडेंट। और ये आइगन वेक्टर्स हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। दैट इज व्हाई वी कैन नॉट हैव अ जीरो वेक्टर। अगर मान लीजिए यहाँ पे सपोज सपोज यहाँ y की वैल्यू 1 आ जाती, सपोज y की वैल्यू 1 आ जाती, इसके अलावा तो हमारा 1 यहाँ आ जाता। अब उस केस में आप k की वैल्यू 1 भी ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो, इट्स एंटायरली योर चॉइस। क्योंकि उस केस में अगर k आप 1 लोगे तो आपके पास ये आइगन वेक्टर आ जाएगा। अगर आप इस केस में k इक्वल टू 0 लोगे तो क्या आ जाएगा? 0 1 0। सो दैट इज ऑल्सो अ नॉन जीरो आइगन वेक्टर। सो दैट इज ओके। बट आइगन वेक्टर कभी भी हमारा जीरो नहीं हो सकता है, बिकॉज द मोमेंट यू हैव जीरो आइगन वेक्टर तो वो सेट आपका लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। और आइगन वेक्टर्स का जो सेट है वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। हम लोग ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बट लीनियर अलजेब्रा में हम लोग पढ़ते हैं, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ लीनियर अलजेब्रा दैट यू आर स्टडिंग। तो उसमें फिर आगे जाके अगर जीरो वेक्टर लेके चलते हैं, सो देन इट, तो वेक्टर स्पेस जो जनरेट करते हैं उसमें काफी दिक्कतें आती हैं। सो दैट इज व्हाई इट शुड नॉट बी जीरो। तो बस आप लोग, आपके लेवल पे आप ये याद रखिए कि द आइगन वेक्टर कैन नेवर बी अ जीरो वेक्टर। और पहली चीज, और इसके आगे याद रखना चाहो तो ये याद रख सकते हो, बिकॉज सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। द मोमेंट यू हैव जीरो वेक्टर, इट विल मेक द सेट लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, नाउ लेमडा इक्वल टू 4 थर्ड आइगन वैल्यू थी। तो उसको जब हमने पुट किया तो हमारे पास ये सिस्टम आ गया। अगेन यू कैन सी हियर फर्स्ट एंड थर्ड रो आर सेम। तो फर्स्ट रो लिख ली और सेकेंड रो लिख ली। y इक्वल टू 0, x is equal to minus z. So again you can take the value as 1 or -1, जो भी आपको चाहिए। So I have taken it 1, so this is what I have. अगर आप -1 ले लेंगे तो ये आ जाएगा -1 0 and +1। और अब आप ये चेक कर सकते हैं, ये सारे ऑर्थोगोनल मीन्स x एंड y ऑर्थोगोनल मीन्स x ट्रांसपोज y इज 0। अब देखिए ये हमने सारे चेक किए हैं, दीज x1 x2 x3 आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। माने आप किसी भी दोनों का, एक का ट्रांसपोज को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट अ 0। so that means these are mutually orthogonal vectors. अगेन अगर आपने आइगन वेक्टर्स निकाले, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल नहीं आ रहे, दैट मींस समवेयर यू हैव गॉन रॉन्ग इन द कैलकुलेशंस।
ओके, नाउ ट्राई फॉर दिस वन। अब देखिए सबसे पहले, अब आपको दोनों चीजें पता है, तो द मोमेंट यू सी अ मैट्रिक्स एंड यू हैव टू फाइंड द आइगन वैल्यू, सबसे पहले चेक करिए वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं सिमेट्रिक है। अब एज यू कैन सी दिस इज द प्रिंसिपल डायगोनल, ये एंट्री सेम है, ये एंट्री और ये एंट्री सेम है, और ये एंट्री और ये एंट्री सेम है, दैट मींस इट्स अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, ये हम ही करते हैं because in this case we have a repeated eigenvalue. Okay, so we compute determinant of a minus lambda I and equate it to 0. So the eigenvalues that we get are 0, 0 and 14. So you have a case of repeated eigenvalues in this case. अब देखिए नॉन सिमेट्रिक में तो जैसे जैसे हमारे आइगन वेक्टर्स निकल रहे थे वैसे निकाल रहे थे, बट अगर सिमेट्रिक है और रिपीटेड आइगन वैल्यू है तो उसमें ये ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी को हम यूज करते हुए ही आइगन वेक्टर निकालेंगे, वो ध्यान दीजिए आप कैसे निकालते हैं। ओके, सो जो सबसे पहले ये जो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर निकाल लेते हैं, तो लैम्डा इक्वल टू 14, ये सिस्टम आ गया हमारे पास। नाउ रो रिड्यूस द सिस्टम, so after reduction this is what we get, write the system again, write the equations, so इधर से हमें आ गया z equal to k, सेकेंड इक्वेशन से आ गया y is equal to k by 3 एंड फर्स्ट इक्वेशन से आ गया k by 3। अगेन अब देखिए तीनों में x y z में k इन्वॉल्व है, सो वी कैन नॉट टेक द वैल्यू ऑफ k एज 0, क्योंकि जहां आपने 0 लिया इट विल बी ए 0 वेक्टर। अब आप k की वैल्यू 1 माइनस 1 ले सकते हो, आपने 1 ली तो आ जाएगा 1/3, 2/3 एंड 1। बट अगेन आई लास्ट टाइम आई हैड टोल्ड यू कि अगर x कोई आइगन वेक्टर है और उसको अगर आप किसी कांस्टेंट a से मल्टीप्लाई कर देते हैं देन a टाइम्स x भी एक आइगन वेक्टर ही होगा। सो जस्ट इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस फ्रैक्शंस हियर हमने k की वैल्यू 3 ले ली है। जब हमने k की वैल्यू 3 ले ली है तो x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई, z की वैल्यू 3 आ गई। बट इन केस आप अगर x की वैल्यू k की वैल्यू अगर आप ये लेते हैं 1 लेते हैं, सॉरी हाँ करेक्ट, x की वैल्यू आप 1 लेते हैं तो आपका ये जो आइगन वेक्टर है ये फ्रैक्शंस में आएगा, ये फ्रैक्शंस में आएगा, दैट इज परफेक्टली ओके, उसमें कुछ गलत नहीं है, वो आ सकता है। बट जस्ट इन ऑर्डर टू अवॉइड फ्रैक्शंस हम लोग ये कर रहे हैं, तो हमारा आइगन वेक्टर ये आ गया। अब आ जाते हैं हम रिपीटेड आइगन वैल्यू के केस में, लेमडा इक्वल टू 0 रखा तो ax इक्वल टू 0 आ रहा है। नाउ व्हेन सो दिस इज द सिस्टम दैट वी गेट। अब इसको भी हमने रो रिड्यूस किया और हमारा ये सिस्टम आ गया। अब देखिए इसमें आखिरी दोनों रोज हमारी 0 आ रही है, तो पहला इक्वेशन जैसा आया वैसे ही हमने लिख दिया। दूसरे इक्वेशन में हमने 0 इंटू वाई इक्वल टू 0 ले लिया, तीसरे इक्वेशन से 0 इंटू जेड इक्वल टू 0 ले लिया। तो यहां से z को हमने ले लिया l एंड y को हमने ले लिया k, बिकॉज वी कैन नॉट टेक द सेम कॉन्स्टेंट्स, तो हमारा x की वैल्यू आ गई -2k प्लस 3l। अब हम एक बार के, अब देखिए यहां से चेंज होना स्टार्ट होगा। अब नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम क्या करते थे, एक बार k को 1 लेते थे, एक बार l को और l को 0 लेते थे, दूसरी बार हम क्या करते थे k को 0 लेते थे और l को 1 लेते थे। इधर पहली बार तो हम वही करेंगे, हमने k को 1 लिया, l को 0 लिया, आप चाहें तो इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, आप k को 0 ले लीजिए, l को 1 ले लीजिए, तो हमारा ये आइगन वेक्टर निकल रहा है। और ये आइगन वेक्टर को आप इसके साथ इन दोनों का ट्राई करिए। सो x1 ट्रांसपोज x2 gives you 0, that means these two are mutually orthogonal to each other, ये आपको चेक करना जरूरी है। एक मिनट होल्ड करो, डायरेक्टर का फोन है, लेट मी टॉक टू हिम, आई कम बैक। हेलो हेलो सर, अभी हम बच्चों को मैसेज कर दिया और जब जैसे भेज रहे हैं बना के भेज रहे हैं, सर क्लास चल रही है, हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं। सर अभी क्लास चल रही है, हम बाद में अभी 6 बजे बात करते हैं सर, अभी क्लास चल रही है हमारी सर। ठीक है सर, ठीक है सर, हम 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है एक मिनट, ठीक है सर, अभी हम करते हैं, 1 मिनट होल्ड करिए। 5 मिनट के लिए हम क्लास ब्रेक कर रहे हैं, देन आई विल कम बैक अगेन। ओके।
मैम आवाज नहीं आ रही, आपका माइक म्यूट है। अब आ रही है आवाज? Yes, ओके, ma'am. स्क्रीन भी विजिबल है ना? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. सो अगेन लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हियर इटसेल्फ। अब देखिए, हमने यहाँ तक तो कर लिया था। अब अगर हम नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह k इक्वल टू 0 लें और l इक्वल टू 1 लें तो हमें ये x3 वेक्टर मिलता है। बट जब आप इस x3 वेक्टर का x2 ट्रांसपोज x3 कैलकुलेट करते हैं या x1 ट्रांसपोज x3 कैलकुलेट करते हैं, दिस कम्स आउट टू बी नॉन जीरो। दैट मीन्स ये जो x3 वेक्टर है ये x1 x2 के ऑर्थोगोनल नहीं है। सो we cannot consider this eigenvector because this is not correct, क्योंकि हमें पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में के जितने भी आइगन वेक्टर्स होते हैं दे आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। तो हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट जो दो हमने निकाले ये तो ठीक है। अब इसकी जगह आप ये वाला कंसिडर कर सकते थे, इन दोनों में से आप एक ही कंसिडर कर सकते हो, दोनों कंसिडर नहीं कर सकते। तीसरा वेक्टर निकालने के लिए what we do is we take x3 as l m n and now we will find the values of l m and n। ठीक है, सो अब इधर हम यूज करेंगे कि x1 x2 x3 जो आइगन वेक्टर्स हैं वो ऑर्थोगोनल हैं। सो x1 ट्रांसपोज x3 इज 0, x2 ट्रांसपोज x3 इज 0। तो ये दोनों जब हमने कैलकुलेट किए तो हमें ये दो इक्वेशंस मिले। ठीक है, ये तो हमें इक्वेशंस मिले। अब आपको पता होगा दो इक्वेशंस और तीन अननोन्स हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, लाइक L रखा, so this multiplied by this that gives you 0 minus this multiplied by this which gives you 3, so 0 minus 3 that is minus 3। अब m जब लेते हैं तो उसके पहले हम नेगेटिव साइन लगा देते हैं और L into 0 0 sorry 1 into 0 0 minus 2 into 3, so this is plus 6। और इसी तरह लास्ट वाला हमारा आ जाएगा, दिस विल बी 1 plus 2 sorry 1 plus 4 that is 5। so this is what we get, take it equal to some constant k, तो l की वैल्यू आ जाएगी 3k, m की 6k and n की -k। take the value of k as 1, so the value so the vector x3 you get as 3 6 and -5। अब आप ये कैलकुलेट करके वेरीफाई कर सकते हैं कि x2 ट्रांसपोज x3 will be 0 and x1 ट्रांसपोज x3 will be 0 and that actually follows from calculation, क्योंकि आपने ये यूज करके ही LMN की वैल्यू निकाली है। सो corresponding to lambda equal to 14 ये है आइगन वेक्टर, corresponding to lambda equal to 0 you have these two eigen vectors। so just go through it again, आपको जो क्वेश्चन हो पूछ लीजिए। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जो डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर वैल्यू आपकी है उसका आपने आइगन वेक्टर निकाल लिया है, सो ये आ गया है। यहां से थोड़ा ध्यान दीजिए कि हम आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है।
Okay. Since you have no questions, let's proceed. और जहां आपको questions आए वहां पे रोक के पूछ लीजिएगा. Okay. Now you do this for the matrix, C matrix. C matrix है 2 0 1 0 3 0 1 0 2. Again, as you can see, this is a symmetric matrix. इसकी आइगन वैल्यूज तो आपको स्क्रीन पे दिख ही रही हैं. So 3 is the repeated आइगन वैल्यू and 1 is the distinct one. इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स निकालिए आप. लैम्डा इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग किसी का आइगन वेक्टर निकला? मैम इक्वेशन आ गई है लेकिन वैल्यूज नहीं निकाल पा रहे हैं. देखिए, when you put lambda equal to 1, you get a minus I multiplied by x equal to 0. So this is the system you get. अब पहला उसमें यस कुछ किसी को डाउट है क्या? यस मैम, पहला तीसरा क्वेश्चन सेम आ रहा है तो वैल्यू क्या पुट करें समझ में नहीं आ रहा है. अरे तो वैल्यू क्या ओके देखो तुम लोग एक तो अब हमने असल में थोड़ा सा ओके ये
2y इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स y इक्वल टू 0, इसमें तो कोई डाउट आपको होना ही नहीं चाहिए। यस मैम। हो गया। यस मैम। अब यहां से क्या आ गया आपका x इक्वल टू माइनस जेड, ठीक है। अब दो इक्वेशन सेम है, या तो आप x इक्वल टू माइनस जेड आ रहा है, सो इसकी वैल्यू जैसे हमने 1 रख दी है, 1 या -1 कुछ रख दो तो आपको ये मिल जाएगा। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो जैसा हम लोग पहले कर रहे थे, आप ये मैट्रिक्स को लेके चलिए, रो रिड्यूस करिए, तो इसके बाद वाला स्टेप रो रिड्यूस करके क्या आ जाएगा, 1 0 1 0 2 0, और R3 में से R1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 0 0। सो लास्ट रो से आपको क्या आ जाएगा, 0 इंटू जेड इक्वल टू 0, करेक्ट। सो z विल बी इक्वल टू k। तो जब z k हो जाएगा तो ये x इक्वल टू जेड इक्वल टू माइनस के हो गया। अब k की वैल्यू 1 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -101। k की वैल्यू -1 पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 0 -1, जो हमारा आ गया है। सो अगर आपको इसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट करने में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ये मैट्रिक्स लेके एक रो रिड्यूस कर लो, तो आपकी एक रो जो 0 आ जाएगी, इससे आपका आ जाएगा 0 इंटू जेड इक्वल टू 0, सो दैट विल गिव यू z इक्वल टू k। और फिर जैसे आप करते हो वैसे आप करो, ओके मैम। ठीक है। ओके मैम। चलिए अब लेमडा इक्वल टू 3 रिपीटेड के लिए ट्राई करिए, जहां दिक्कत तो पूछे। मैम 1 1 1 है। 1 1 1, एक मिनट रुको। हाँ, एक तो 1 1 1 आ रहा है, करेक्ट। अब आपके पास दो हो गई। अब तीसरे वेक्टर को आप LMN लेके, जैसे हमने पहले किया था, और इन दोनों के ऑर्थोगोनल करके एंड देन फाइंड आउट। एंड जस्ट पुराने प्रॉब्लम का हम ये दिखा दे रहे हैं, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू फॉलो फॉर दिस प्रॉब्लम आल्सो। एक्चुअली इतना ही फॉलो करना है। -1 2 और -1 -1 2 4 नहीं, -1 -1 2 और -1।
-2 नहीं, या तो 1 - 2 1 आएगा या -1 2 -1 आएगा। Yes, ma'am. नहीं रुको, हम -1 एक मिनट, 2 or -1. देखो और लोग चेक करो, यही आ रहा है या कुछ फर्क आ रहा है? हो सकता है हमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी हो। लेट मी चेक। मैम उसका वही आ रहा है, बस नेगेटिव आ रहा है, -1 2 -1 आ रहा है। अच्छा, हमें 4 सुनाई पड़ रहा था। ओके, वो आ रहा है तो ठीक आ रहा है, हमें लगा वो 4 बोल रहा है। ओके, so this is how for symmetric matrix you have to keep in mind कि आपके आइगन वेक्टर्स परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल होते हैं, और इन केस यू हैव अ रिपीटेड रूट, तो रिपीटेड रूट के करस्पॉन्डिंग जो एक आइगन वेक्टर तो आपका आराम से निकल आएगा, सेकंड आइगन वेक्टर को आपको निकालने के लिए ऑर्थोगोनैलिटी का यूज करना ही होगा। अगर आपने नहीं किया तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। Okay. Now there are few properties of eigenvectors and eigenvalues that you should remember, ताकि वही जैसे हमने आपको बताया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको ये मदद कर सकता है, या आप जो प्रॉब्लम्स कैलकुलेट कर रहे हो उसमें अगर आपको मदद कर सकता है, जस्ट टू वेरीफाई वेदर व्हाट द आंसर दैट यू हैव गॉट इज करेक्ट और नॉट। अब इसके अभी हम आपको एट द मोमेंट तो इनके प्रूफ नहीं बता रहे हैं, सबके छोटे छोटे प्रूफ्स। जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा और अगर टाइम बचेगा, दैट टाइम यू जस्ट रिमाइंड मी, आई विल डू द प्रूफ फॉर दिस वन। दो तीन तीन लाइन के प्रूफ है, ज्यादा नहीं है। So the first property is eigenvalues of A and A transpose are same, चाहे A symmetric हो या non symmetric हो, but if A is a matrix, उसके और उसके ट्रांसपोज के eigenvalues हमेशा सेम ही होंगे। Sum of eigenvalues is equal to trace of the matrix. Trace of the matrix means जो principal diagonal के terms को आप add करेंगे, that is called as trace of the matrix. Product of eigenvalues is equal to determinant of the matrix. If λ1, λ2, λn are eigenvalues of A, then eigenvalues of matrix K times A, माने अगर किसी matrix A को आप constant K से multiply कर देंगे, तो ये जो matrix A के eigenvalues हैं वो भी सारे K से multiply हो जाएंगे। Like if λ1, λ2, λn are eigenvalues of A, the eigenvalues of 2A will be 2 λ1, 2 λ2 up to 2 λn. Second property is A to the power m, that is if you are multiplying the matrix A m times, तो उसकी जो eigenvalues हो जाएंगी वो हो जाएंगी λ1 to the power m, λ2 to the power m, λn to the power m. Now suppose अगर हमने आपको एक बोला मैट्रिक्स A की आइगन वैल्यूज आर से 2, -1 and 3, what will be the eigen values of, this is 2, this is looking like 3 but it is 2, okay, what will be the eigen values of A to the power 4? तो अब आपको A को, अगर आपको मैट्रिक्स A भी दिया है तो A को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आइगन वैल्यूज निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा। बट अगर आपको A की आइगन वैल्यूज पता है तो A टू द पावर 4 की हो जाएंगी, 2 to the power 4 that is 16, 6 to the power -1 to the power 4 that is 1, and 3 to the power 4 that is 81. So A to the power 4 की आइगन वैल्यूज ये हो जाएंगी। So इस तरह से by using this property you can find the eigen values of powers of matrix A. अब अगर A की आइगन वैल्यूज 1 to λ1, λ2, λn है तो A इनवर्स की हो जाएंगी 1 over λ1, 1 over λ2, 1 over λn and so on. बेसिकली n की वैल्यू -1 रख दीजिए तो वही आपका यहाँ पे आ जाएगा। Characteristic roots, as I told you, characteristic roots and eigenvalues are the same thing, खाली दो अलग-अलग नाम हैं। Characteristic roots of real symmetric matrix are always real. Characteristic roots of Hermitian matrix are all real. Hermitian means अगर आप किसी मैट्रिक्स का conjugate transpose लेते हो and you get the matrix itself, then you say Hermitian matrix, या you can say complex equivalent of a symmetric matrix. So characteristic roots of a Hermitian matrix are all real. Characteristic roots of skew Hermitian matrix are either 0 or pure imaginary. Eighth is modulus of
each characteristic root of unitary matrix is unity. माने unitary matrix क्या होता है? A conjugate transpose multiplied by A gives you identity. So अगर A unitary matrix है और उसके अगर आप आइगन वैल्यूज निकालेंगे, so you will get that. मॉडुलस की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूनिटरी मैट्रिक्स आपका एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होता है, तो इसीलिए उसकी हम बात कर रहे हैं. Now for orthogonal matrix, if lambda is the eigenvalue, then 1 by lambda is also eigenvalue. हेलो, हाँ शिव. अरे तुम पूनम मैडम से कांटेक्ट करो, हमारी क्लास चल रही है. पूनम मैडम कांटेक्ट कर रही हैं बच्चों से, ठीक है? तो तुम उनसे बात कर लो. पूनम हाँ पूनम से हमारी क्लास चल रही है, ठीक है? ओके. सो फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगर लैम्डा एक ऑर्थोगोनल मींस यूनिटरी का रियल इक्विवेलेंट. यूनिटरी माने कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल इज अ रियल मैट्रिक्स. बाकी दोनों में वही है. सो ये हो जाएगा ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी. सो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगर कोई ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और उसकी आइगन एक आइगन वैल्यू लैम्डा है, तो उसकी दूसरी आइगन वैल्यू 1 by lambda होगी. So these are few properties of eigenvalues and eigenvectors which you should remember, जिससे कि हम लोग मतलब जिससे कि you can be sure like हमने अभी तक कोई यूज नहीं किया. हाँ, now one thing you can do is I have told you how to find the eigenvalues, eigenvectors. अब एक चीज आप करेंगे, एक यूनिटरी मैट्रिक्स लेना. हमने आपको यूनिटरी मैट्रिक्स भी बता दिया, आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी बता दिया है, हर्मिशियन भी बता दिया, स्क्यू हर्मिशियन भी बता दिया. इसके सारे ये सारे मैट्रिसेस आपके पास होंगे क्योंकि हम लोग ने इस तरह के एग्जांपल क्लास में किए हैं. अब आप उनकी जाके टेक इट एज अ होमवर्क, फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ दीज मैट्रिसेस और देखना कि ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं हो रही हैं. नहीं हो रही है तो बताना, फिर देखेंगे कहाँ गड़बड़ हो रहा है. बट दीज प्रॉपर्टीज शुड बी सेटिस्फाइड. मेथड एग्जैक्टली वही है, खाली हर्मिशियन के केस में अभी जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है उसमें और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो कोफिशिएंट्स रियल होते हैं, ये हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, यूनिटरी के केस में वो आपके कॉम्प्लेक्स होते हैं. बट हर केस में आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो अप्लाई कर ही सकते हो. यू फाइंड द रूट्स एंड यू डू इट एंड देन फाइंड द रूट्स, और ये आप चेक कर लीजिएगा. चलिए, ये सब तो हो जाएगा ना. वन थिंग यू टेल मी, अब हम कह रहे हैं ए इनवर्स अगर है तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n अगर ए की आइगन वैल्यूज हैं तो ए इनवर्स की 1 by lambda 1 1 by lambda 2 1 by lambda n होंगी. अब ए की आइगन वैल्यूज तो कुछ भी हो सकती है. अगर मान लीजिए सपोज लैम्डा 1 इज 0, हम लैम्डा 1 को 0 ले रहे हैं, आप किसी को भी 0 ले सकते हैं क्योंकि आइगन वैल्यू 0 भी हो सकती है, जो हम लोग ने देखा है अभी अभी आज ही देखा था एक केस में 0 हमारी रिपीटेड आइगन वैल्यू आ रही थी. तो अगर 0 हमारी आइगन वैल्यू है तो यहाँ पे तो हमारी आइगन वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी. तो डोंट यू थिंक समथिंग इज मिसिंग? क्या गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग? देखो, ये छोटे छोटे ही क्वेश्चंस हैं जो आप कभी भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाओगे, मल्टीपल चॉइस में आ सकते हैं. एंड ये तो आप लोग को ऐसे विद इन अ सेकेंड बता देने चाहिए. मैम अगर हमारी वैल्यू 0 होगी तो हमारी ईगन वेक्टर जो होगी वो लीनियर डिपेंडेंट हो जाएगी नहीं और नहीं वो नहीं हमेशा नहीं इंडिपेंडेंट नहीं होती नहीं है. नहीं, तुम गलत बोल रही हो. अगर लेमडा, ओके लेट मी शो यू. यहाँ देखो, यहाँ हमारी आइगन वैल्यू 0 आ रही हैं. हमने कहा आइगन वेक्टर 0 नहीं होने चाहिए, हमने कभी नहीं कहा आइगन वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए. ये देखो हमारी रिपीटेड आइगन वैल्यू 0 आ रही हैं, और हमारा देखो ये x2 भी नॉन जीरो वेक्टर आया और ये x3 भी हमारा नॉन जीरो वेक्टर आया. सो आइगन वैल्यू 0 हो सकती है बट आइगन वेक्टर 0 नहीं होने चाहिए, ये हमने कहा है. तो वही हम कह रहे हैं, अगर यहाँ पे हमारी इनमें से एक भी आइगन वैल्यू, एक या एक से ज्यादा आइगन वैल्यू 0 हो जाती है, तो फिर ये तो 1 by lambda 1 1 by lambda 2 1 by lambda, ये तो इंफिनिटी हो जाएगा. तो कहीं तो कुछ गड़बड़ है. अब वो गड़बड़ क्या है ये बताओ तुम, ये तुम लोग बताओ उनको क्या कहाँ गड़बड़ हो रहा है.
यहाँ हमने क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। अगर एक या एक से ज्यादा आइगन वैल्यू 0 हो गई तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स विल बी 0। अब जब डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स 0 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, सो इन A इनवर्स कैन नॉट बी फाउंड आउट। तो A इनवर्स आप फाइंड ही नहीं कर सकोगे तो उसकी आइगन वैल्यूज की बात कहां से आएगी। तो ये सारी जो दिस विल बी एप्लीकेबल ओनली व्हेन these all eigen values are non-zero, क्योंकि the moment you have one zero eigen value of a matrix A, that means A is a singular matrix, और जहां A singular matrix हो गई उसका आप A inverse find कर ही नहीं सकते हो। चलिए, so this was all about eigen values and eigen vectors। अब इनकी हमें जरूरत कहां पड़ती है, that is in diagonalization of matrices। So a square matrix A of order n has n linearly independent eigenvectors, then matrix P can be found such that P inverse AP is a diagonal matrix। तो ये कह रहे हैं कि मतलब अगर जैसे हमारे पास सपोज अगर A मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n है, तो उसके हमारे पास n अगर आइगन वेक्टर्स आ जाते हैं, लाइक x1 x2 xn, इसके करस्पॉन्डिंग n आइगन वेक्टर्स हैं। सी ऑफ ऑर्डर n हैज n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, तो वो हमने मान लिए x1 x2 xn है। देन मैट्रिक्स P कैन बी फाउंड आउट। तो मैट्रिक्स P कैसे बनेगी, आप मैट्रिक्स P बनाएंगे, उसमें उसके कॉलम्स क्या होंगे, ये आइगन वेक्टर्स, आइगन वेक्टर 1, आइगन वेक्टर 2 एंड आइगन वेक्टर xn। सो अगर A n क्रॉस n मैट्रिक्स है तो ये P भी n क्रॉस n मैट्रिक्स ही होगी। अब क्योंकि ये आइगन वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसलिए रैंक ऑफ P विल बी n एंड सो P इनवर्स विल एग्जिस्ट, सो P इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। और जब हम ये क्वांटिटी को कंप्यूट करेंगे तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। और वो भी डायगोनल कैसा होगा कि उसकी डायगोनल एंट्रीज पे हमारी ये आइगन वैल्यूज होंगे। सो ये जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा ये हमारा इस तरह का होगा कि डायगोनल जो प्रिंसिपल डायगोनल पे जो एंट्रीज होंगी वो हमारी ये जो मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज होंगी वो होंगी, बाकी ये 0 होगा। ओके, इफ ऑल आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट देन द मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। तो अगर आपको कहीं पूछा जाता है, जैसे हमने आपको दे दिया मैट्रिक्स, इफ आई से A is a matrix of order 3 cross 3 जिसकी आइगन वैल्यूज हैं 1 - 1 and 0, is the matrix diagonalizable? आप जहां इसको देखेंगे you will straight away say yes, क्योंकि ये तीनों आपकी आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट है, 1 - 1 0। ए सिमेट्रिक हो, नॉन सिमेट्रिक हो, कुछ भी होने दीजिए, अगर सारी आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं तो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा ही होगा। एंड देखिए यहाँ पर्पसली हमने 0 आइगन वैल्यू ली है ताकि आप कंफ्यूज ना करें, 0 भी आइगन वैल्यू हो सकती है। इन केस ऑफ रिपीटेड रूट्स above theorem should hold। अच्छा, अगर आपके रिपीटेड रूट्स हैं और उस रिपीटेड रूट्स होने के साथ साथ ही आपके n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं, तो उस केस में भी ये आपका मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा। अगर रिपीटेड रूट्स है और n से कम लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स है तो ये डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, अभी प्रॉब्लम करेंगे तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। चलिए प्रॉब्लम देखते हैं। डायगोनलाइज द फॉलोइंग मैट्रिसेस। सो ये हमारा मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले हम अगर हमें डायगोनलाइज करना है मैट्रिक्स को तो सबसे पहले हम उसकी आइगन वैल्यूज निकालेंगे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A - लैम्डा I इक्वल टू 0 रखा, सो इधर हमें आइगन वैल्यूज मिली 1 2 एंड 4। अब देखिए ये तीनों आइगन वैल्यूज हमारी डिस्टिंक्ट है, तो यहीं से हम श्योर हो जाएंगे कि हमारा मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है। अब लैम्डा इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग हमने आइगन वेक्टर निकाला,
ये आया, लेमडा इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग हमने आइगन वेक्टर निकाला, ये आया, एंड लेमडा इक्वल टू 4 के करस्पॉन्डिंग हमने आइगन वेक्टर निकाला, तो ये आया। सो क्योंकि रूट्स डिस्टिंक्ट है तो हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो या नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, मेथड दोनों के लिए सेम ही रहेगा। सो इसके जहां अगर आपकी आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट आ गई तो आपको फिर ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है नॉन सिमेट्रिक है, ऑटोमेटिकली आपके जो आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स आएंगे वो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर लेंगे, प्रोवाइडेड यू हैव नॉट मेड एनी कैलकुलेशन मिस्टेक्स। अब जब ये तीनों मैट्रिक्स तीनों आइगन वेक्टर्स निकल आए, अब आप क्या करेंगे, ये देखिए फर्स्ट आइगन वेक्टर को यहाँ रख दिया, सेकंड को हमने सेकंड कॉलम में रख दिया, थर्ड को हमने थर्ड कॉलम में रख दिया। अब हमने क्योंकि 1 की आइगन वैल्यू की आइगन वेक्टर को x1 किया, ये किया, इस रो में किया, ठीक है, बट सपोज आपने क्या किया, हम पहले लेमडा इक्वल टू 4 के करस्पॉन्डिंग आपने आइगन वेक्टर निकाला, उसको x1 रख दिया, नो प्रॉब्लम, ये थर्ड कॉलम की जगह वो आपका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। जरूरी नहीं है आप कॉलम इसी ऑर्डर में रखें, आप कॉलम किसी भी ऑर्डर में रख सकते हैं। अब किस ऑर्डर में रख के क्या फर्क आएगा वो हम आपको भी बताएंगे। एक बार पी मैट्रिक्स आ गया, यू कैन कंप्यूट पी इनवर्स, किसी भी तरीके से कर लीजिए, कोफैक्टर निकाल के कर लीजिए, या जो मेथड हमने बताया था कि इसके साथ एक और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3+3 करके रो ऑपरेशंस करके कर लीजिए, इट्स एंटायरली योर चॉइस, जैसे भी आपको पी इनवर्स निकालना है आप निकाल लीजिए। देन यू कंप्यूट पी इनवर्स एपी, तो जब आप ये करेंगे तो ये देखिए ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारी डायगोनल मैट्रिक्स आ गई। अब देखिए ये आइगन वेक्टर था करस्पॉन्डिंग टू लेमडा इक्वल टू 1, दूसरा था करस्पॉन्डिंग टू लेमडा इक्वल टू 2, और तीसरा था करस्पॉन्डिंग टू लेमडा इक्वल टू 4, ठीक है। अब हमने इस ऑर्डर में किए लिए थे ये, तो यहाँ देखिए ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये इसी ऑर्डर में आएंगी। फर्स्ट रो में जो आइगन वेक्टर है उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू इस प्लेस में आएगी, सेकंड कॉलम में जो आइगन वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू ये आएगी, थर्ड प्लेस में जो आइगन वेक्टर है उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू ये आएगी। अब मान लीजिए आपने इसकी जगह सपोज किसी और ने मैट्रिक्स पी लिखा होता, से 0 1 -1, माने ये करस्पॉन्डिंग टू लेमडा इक्वल टू 4 ये वाला हो गया, लेमडा इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग वही रहा 0 1 1, और लेमडा इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग आ गया 1 0 0। सपोज आपने इस ऑर्डर में लिया, माने लेमडा इक्वल टू 4 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, लेमडा इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग एंड लेमडा इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग ये लिया। इस केस में जब आप पी इनवर्स कंप्यूट करेंगे और पी इनवर्स एपी कंप्यूट करेंगे तो जो हमारा मैट्रिक्स आएगा उसमें ये 4 इधर पे आएगा, 2 सेंटर में आएगा, और ये जो 1 है ये लास्ट में आएगा, बाकी सारी एंट्रीज हमारी 0 हो जाएंगी। तो बस यही फर्क आएगा कि अगर यहाँ आप आइगन वेक्टर्स का पोजीशन इंटरचेंज कर देते हो, उस हिसाब से ये आइगन वैल्यूज की प्लेस यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल में चेंज हो जाएगी। सो पहली चीज डायगोनलाइजेशन चेक करने के लिए है, आप आइगन वैल्यूज निकालोगे, द मोमेंट यू गेट ऑल डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज यू कैन 100% से दैट द मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल। और उसके लिए जैसे आप नॉर्मल आइगन वेक्टर्स निकालते हो वैसे आइगन वेक्टर्स निकाल लोगे, उन आइगन वेक्टर्स को यूज करते हुए एक मैट्रिक्स P बना लोगे, कंप्यूट द P इनवर्स एंड फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ P इनवर्स AP। दिस विल गिव यू अ डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल पे एंट्रीज होंगी ये आइगन वैल्यूज होंगी। अब जिस ऑर्डर में आपने यहाँ आइगन वेक्टर्स दिए होंगे उसी ऑर्डर में ये आपकी आइगन वैल्यूज आ जाएंगी। Again, provided you have not made any calculation mistakes. So आज के लिए इतना ही, आप थोड़ा एक बार देख लो इसको, अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो, और अगर कुछ क्वेश्चन नहीं है देन यू ऑल कैन लीव। मैम अगर रिपीटेड आइगन वैल्यू आए तो फिर उसके क्या बारे में अगली क्लास में बात करेंगे। अभी ये ओके तो आज हमने शुरू किया है ना, तो ओके सबसे बेसिक चीज से स्टार्ट किया है आपको, ओके मैम ठीक है। बट प्लीज आप लोगों को हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, यूनिटरी और ऑर्थोगोनल की आइगन वैल्यूज वाली प्रॉपर्टीज को एक बार सेटिस्फाई करके देख लीजिएगा।
ओके मैम। हम्म, मैम एक बार वो प्रॉपर्टीज का एक बार आप पीडीएफ खोल देते हाँ, हो, हम लोग एक मिनट। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। वो हम तुमको अभी भेज देंगे क्योंकि वो ओवर हो गया है जितना ओके हमारा था।